हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। मैं आपको बच्चों सोल्व करवा रहा हूँ टैक्सेशन का आपका एग्जाम नवंबर 2022। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर अपडेट हमारे चैनल से रिलेटेड मिलते रहे। लेट अस स्टार्ट। इनकम टैक्सेशन का जो पेपर है एग्जाम नवंबर 2022। पहले हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं इनकम टैक्स वाला। इसमें बच्चों 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है जो कि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का है। इसके बाद बच्चों 3 और क्वेश्चन है, उनमें से कोई 2 करने हैं। 42 मार्क्स का हमें अटेम्प्ट करना था क्योंकि 18 मार्क्स आपके एमसीक्यू हो गए इनकम टैक्स, 60 मार्क्स में से 30% पोर्शन के अकॉर्डिंग। अब बच्चों जो 15 मिनट्स हमें रीडिंग टाइम मिलता है, हम उसमें यही डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से करा रहा हूं कि किस तरह से करना होता है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल को हम सबसे एंड में करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और लिटिल बिट टफ भी रहता है। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड से, जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस का है और हमारा 6 मार्क्स का आया है। मैं बच्चों प्रॉपर पूरी अटेम्प्टेशन करूंगा जैसे एग्जाम में करके आना था, ताकि आप टैली कर सके कि अगर आप वैसे कराए या उससे ऊपर नीचे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ए पार्ट, मिस्टर सार्थक एन इंडिविजुअल एन इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड दुबई ए टैक्स हेवन सिंस ईयर 2005। टैक्स हेवन का मतलब इसको वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। never came to India for a single day since then, earned the following income during previous year 21-22। अब एक बार आप देखो, फर्स्ट, इनकम accrued and arised in Dubai, not taxable in Dubai being tax haven। ये है 20 लाख रुपए। इससे आगे इनकम accrued and arise इन इंडिया। अब ये इनकम इंडिया में तो टैक्सेबल है बच्चों, क्योंकि ये फॉरेन सोर्सेज की इनकम नहीं है। 5 लाख ये वाली तो समझो इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी जब ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। यहां अगर हम बात करें तो ये तो कभी इंडिया में आया ही नहीं है प्रीवियस ईयर में, इवन 2005 से ही नहीं आया। इससे आगे इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये भी इंडिया में इसके लिए टैक्सेबल भी है, भले ही ये नॉन रेजिडेंट हो। वो तो अभी आगे की इंफॉर्मेशन पढ़कर आपको समझ आएगा। फोर्थ है बच्चों इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। जब बच्चों हम ये देखते हैं ना कि ये पर्सन रेजिडेंट नहीं है, तो 6(1)(a) सेक्शन दिमाग में आता है कि वो पर्सन डीम्ड रेजिडेंट ना हो, क्योंकि इंडियन सिटीजन है। और अगर हम यहाँ टोटल करें, क्योंकि ये तीनों इनकम आएंगी, क्योंकि वो कहता है कि उसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब होता है जो इनकम आपने अक्रू और अराइज इंडिया के बाहर से की है। लेकिन इसमें किसको छोड़ दिया जाता है फॉरेन सोर्सेज में? अगर इनकम आपकी अक्रू और अराइज किसी बिजनेस से हुई है बाहर से जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया में है, या फिर प्रोफेशन से हुई है जो सेटअप इंडिया में है, तो ये प्रोफेशन से है, सेटअप इंडिया में है, तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं बच्चों तो 23 लाख बन रहा है, जो कि 15 लाख से ज्यादा है। अब इसने हमसे पहला पार्ट पूछा है, determine the residential status of Mr. Sarthak and taxable income for the previous year 21-22, assuming no other income arise during the previous year। अब ये बच्चों डीम्ड रेजिडेंट हो जाएगा, और डीम्ड रेजिडेंट हमेशा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होते हैं। ये 6(1)(a) सेक्शन अप्लाई हो रहा है। सेकंड है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज 2 लाख इंस्टीड ऑफ 10 लाख। अगर ये बच्चों 2 लाख हो तो टोटल 15 लाख हो जाती है। 15 लाख से ऊपर होगी तब 6(1)(a) अप्लाई होगा, तो मतलब 6(1)(a) अप्लाई ही नहीं होगा। और इसके बाद थर्ड वन, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर सार्थक बोर्न इन दुबई एंड हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। अगर इसका अपना बर्थ दुबई का है
तो मतलब ये इंडियन ओरिजिन का तो है, इंडियन सिटीजन नहीं है। 6(1)(a) अप्लाई होने के लिए इसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना था, क्योंकि 6 मार्क्स का है, तीनों केसेस में रेजिडेंशियल स्टेटस भी बताना है और इसके अलावा टैक्सेबल इनकम भी बतानी है। तो हम ना पहले कॉमन प्रोविजन लिखेंगे कि ये पर्सन इंडिया में एक दिन भी नहीं आया, तो 6(1) के अकॉर्डिंग तो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन 6(1)(a) कब अप्लाई होगा वो लिखकर और फिर 3 कॉलम बनाकर हम इसकी टोटल इनकम बता देंगे। तो देखो, सेकंड ए हमारे अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों मैं यहां लिखूंगा जो हमारा नॉर्मल प्रोविजन है कि ये सिंगल डे भी नहीं आया, इसलिए नॉन रेजिडेंट है। हियर मिस्टर सार्थक डिड नॉट कम फॉर ए सिंगल डे in India during the previous year. (21-22). So as per section 6(1), he is नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। 6(1) के अकॉर्डिंग तो ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि 6(1)(a) तभी अप्लाई होता है जब 6(1) के अकॉर्डिंग वो रेजिडेंट नहीं होता। अब इसके बाद हाउएवर, अब हम ये कॉमन बात लिख रहे हैं, फिर बताएंगे कि ये किस केस में डीम्ड रेजिडेंट है और किस केस में नहीं है। इफ एन इंडियन सिटीजन residing outside India having total income other than income from foreign sources which is deemed to accrue or arise outside India। फॉरेन सोर्सेज से हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया सेटअप इन इंडिया। जो इनकम फॉरेन सोर्सेज से कमाई है उसको छोड़कर एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and he is not liable to pay tax in any other country or territory। वो किसी और कंट्री में टेरिटरी में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, देन he will become deemed resident under section 6(1)(a। ये आपने कॉमन प्रोविजन लिख दिया क्योंकि 6 मार्क्स का है, मोर देन एनफ है ये। अब आप एक बार उसकी टोटल इनकम निकाल रहे हैं और उसी के नीचे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस लिख देंगे। ये बच्चों 3 केसेस हैं तो 3 कॉलम, केस 1, केस 2 और केस 3। यहां हम लिख रहे हैं डीम्ड रेजिडेंट, रीजन लिख देंगे बिकॉज हिज टोटल इनकम
other than from foreign sources exceeding ₹15 lakhs. यहां नॉन रेजिडेंट, बिकॉज टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹15 लाख. और तीसरा केस नॉन रेजिडेंट, बिकॉज ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया. ओरिजिन का तो है, सिटीजन नहीं है, बर्थ इसका दुबई में हुआ है. अब बच्चों सारी इनकम लिख लेते हैं जो जो टोटल इनकम का पार्ट बन रही है. फर्स्ट, इनकम accrued और arised इन दुबई. ये बच्चों इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. डीम्ड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली होते हैं, हम यहां लिख देंगे डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. अब नॉट ऑर्डिनरली के लिए हमें पता है, वही लिखना है यहां कि बाहर वाली इनकम में से एक ही इनकम उसमें इंक्लूड होगी जो वो कमा बाहर से रहा है बिजनेस से, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया में है, या प्रोफेशन से जो सेटअप इंडिया में. तो पहली तो होनी नहीं है. सेकंड वन, ये दोनों कमाई इंडिया से है. इनकम अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया, ये है बच्चों 5 लाख. थर्ड वन, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये भी टैक्सेबल 8 लाख. इनका तो कोई लिंक ही नहीं है ना कि आप नॉन रेजिडेंट हो कुछ हो, ये तो आनी है. अब लास्ट, ये सिर्फ पहले केस में आएगी जब ये नॉट ऑर्डिनरली है. ये है बच्चों इनकम arising in Dubai from a profession set up in India. ये बच्चों फर्स्ट केस में, बस इनमें नहीं. अब आप टोटल करो तो तीनों केसेस के हमारे आंसर आ गए कि उसकी टोटल इनकम हमने निकाल दी. क्योंकि कॉलम इसलिए बनाने होते हैं पेपर में जल्दी हो. 6 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है. 23 लाख, 13 लाख, 13 लाख, ये बच्चों हो गया. ये बच्चों हमारा सेकंड का ए हो गया. सेकंड का जो बी है ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज का आया था 8 मार्क्स का क्वेश्चन. बच्चों एवरेज क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं कह सकते क्योंकि सिंपल सिंपल प्रोविजन थे, लेकिन इसने एक जगह पर आकर मुश्किल कर दिया. इसने बोला कि पहला केस जो पर्सन है वो 115 बीएसई ऑप्ट नहीं कर रहा, तो हमारे लिए नॉर्मल प्रोविजन हो गया. इसने कहा कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी. सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी बतानी है, assuming that he does not opt for the provision under section 115 BEC. तो मतलब हम 2 कॉलम बनाकर करेंगे बच्चों. सेकंड है व्हाट विल बी द इनकम अंडर सैलरी इफ ही ओप्ट फॉर प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BEC. सबसे पहले हमें एग्जामिनर को बताना बनता है कि 115 BEC में नॉर्मल प्रोविजन से अलग क्या है. इसके अंदर बच्चों एक तो एचआरए क्वेश्चन में नहीं है, मैंने तो पूरा पहले रीड किया है तभी आपके साथ करा रहा हूं. तो उस केस में एचआरए की एग्जम्पशन विड्रॉल होती है, तो इसकी तो है ही नहीं. इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेवलिंग अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन मतलब 3 अलाउंस की मिल जाती है बच्चों जो ड्यूटी पर्पस के लिए होते हैं. ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस. इसके अलावा पर्सनल पर्पस वालों में बात करूं
तो सिर्फ एक अलाउंस की एग्जम्पशन मिलती है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड पर्सन के लिए 3200 है। अदरवाइज 115 बीएसी अगर आपको ऑप्ट करना है तो बाकी अलाउंसेस का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो 1014 में आते हैं, जो कि ये दो हैं अभी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं बच्चों, तो उस केस में आपको सेक्शन 16 के अंदर जो 3 डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये प्रोविजन लिखकर 2 कॉलम बना देंगे और दोनों केसेस को साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि वो तो बाकी चीजें कॉमन आनी है, तो हमारा दोनों वे में इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। तो एक बार बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं साथ साथ। Mr. B is a sales manager in PQR Limited. During financial year 21-22, he has received the following towards his salary and allowances perquisites. First one बच्चों, basic pay 85,000 per month up to December 21, and thereafter an increase of 2,000 per month. मतलब दिसंबर तक 85,000 पर मंथ 9 months, और जनवरी से इसकी सैलरी हो गई 87,000 पर मंथ, 2,000 रुपए इंक्रीज हो गई पर मंथ। इसके बाद डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब इफ बेसिक सैलरी का 40% है, इसमें 115 बीएससी में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इसके बाद बोनस 1 मंथ बेसिक पे बेस्ड ऑन सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग जनवरी मंथ एवरी ईयर, तो वो 87,000 बन जाएगी। इसके बाद बच्चों ही कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ हिज बेसिक पे एंड डी टुवर्ड्स हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड हिज एम्प्लॉयर कंपनी कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। अब क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है तो अपने कंट्रीब्यूशन का तो कुछ भी नहीं होना, नहीं तो बाद में जाकर एटीसी की डिडक्शन मिलती। जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए, उसका आप यू समझो 12% तक एग्जाम्प्ट, तो बच्चों 2% दोनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद है ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ टुवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर्स। अब ड्यूटी के लिए अगर मिला है तो माना जाएगा सारा खर्च भी हुआ है, तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा दोनों केसेस में। इसके बाद है रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस 3,000 पर मंथ। ये जब 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहे तब तो एग्जाम्प्ट, क्योंकि पूरा ड्यूटी के लिए खर्च मान लिया जाएगा। ये आपका ऑफिशियल पर्पस वाला एकेडमिक अलाउंस जिसको हम कहते हैं। और जब आप 115 बीएससी ऑप्ट करेंगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 600 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर हिज 2 सन 1 डॉटर। ये बच्चों 115 बीएससी ऑप्ट करेगा तो एग्जम्पशन मिलेगी नहीं। 115 बीएससी नहीं लेता पहले केस में तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, वो एग्जाम्प्ट होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट अकोमोडेशन owned by PQR Limited was provided to him in हैदराबाद। अब हैदराबाद बच्चों बड़ी सिटी है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, फॉर द होल ईयर। अब अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा बेसिक सैलरी, डीए, इफ, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस मतलब डीए को छोड़कर। इसके अलावा हम लेते हैं बच्चों अनकम्यूटेड पेंशन, जो यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, और लीव सैलरी अगर वो सर्विस पीरियड के दौरान मिले। इसके बाद ये कह रहा है एंड फर्नीचर ऑफ 2 लाख वाज प्रोवाइडेड। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आएगा 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च तक 6 महीने। इससे नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन हिज ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जितने रुपए एम्प्लॉयर ने खर्च किए हैं वो परक्विजिट वैल्यू है। मेडिकल अलाउंस 1500 पर मंथ फुली टैक्सेबल होता है बच्चों, हमने पढ़ नहीं रखा और दोनों केसेस में। अब इसने इसको नीचे पता क्यों दिया, जानबूझकर। उसको पता बच्चा आरएफए की कैलकुलेशन तो ऊपर ही कर लेगा, और आरएफए में ये मेडिकल अलाउंस भी आना है। इसके बाद कंपनी हैज पेड प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी परचेज ऑन हिज हेल्थ। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर ने पे किया ये एग्जाम्प्ट होता है बच्चों। आपसे कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू, तो हमें 2 चीजें करनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी जब 115 बीएससी नहीं ऑप्ट करता और जब 115 बीएससी ऑप्ट करता है। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से वो पॉइंट लिख लेंगे। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं कैसे करना था। बी बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी for the assessment year 22-23। तो अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि यहां पर
उसने 115 बीएसी ऑप्ट किया तो उसको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? इफ मिस्टर बी ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC, then he will not be eligible for the following. इन चीजों के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पहली, एग्जम्पशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस। सेकेंड वन, exemption of children education allowance। और थर्ड नंबर पे बच्चों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो मतलब इन चीजों के लिए वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है। अब एक बार निकाल लेते हैं दोनों केसेस में। हमने यहाँ कॉलम बनाया, जहां भी ऐसी सिचुएशन हो दो कॉलम बनाओ बच्चों, इजी हो जाता है। केस 1, केस 2 डज नॉट ओप्ट सेक्शन 115 BAC, opting for section 115 BAC, बेसिक सैलरी 85,000 पर मंथ बच्चों 9 मंथ्स और 87,000 पर मंथ 3 मंथ्स। ये बच्चों मैं कर रहा हूं तो आ रहा है 10,26,000। सेकेंड वन है डीएनएस अलाउंस। ये है बच्चों 40% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी, 10,26,000 का 4,10,400। मतलब यहां तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। बोनस बच्चों 1 मंथ सैलरी के बराबर है और वो कह रहा है कि जो जनवरी मंथ की सैलरी है उसको लेना है, तो 87,000। इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब अगर हम यहां बात करें तो 14% एम्प्लॉयर कर रहा है, 12% एग्जाम, तो 2% करना है। तो बच्चों इन दोनों के टोटल का बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ 14,36,400 और बच्चों इसका 2% 28,728। इसके बाद है बच्चों ट्रेवलिंग अलाउंस। अब ये दोनों केसेस में एग्जाम्प्ट होगा। अमाउंट है 5,000 पर मंथ, जितना ड्यूटी पर्पस के लिए खर्च इसको ड्यूटी पर्पस के लिए मिला है तो लेस एग्जाम्प्ट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 होता है, वो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गलत होगा, जरूरत क्या है, तो ये कोई भी टैक्सेबल नहीं। इसके बाद है बच्चों रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस, मतलब एकेडमिक अलाउंस भी कह सकते हो। ये इसको 3,000 पर मंथ मिल रहा है। तो ये एग्जाम्प्ट सिर्फ तभी होगा जब ये 115 बीएसी ओप्ट नहीं करेगा, करेगा तो टैक्सेबल। लेस एग्जाम्प्ट ओनली व्हेन he is not opting section 115 BAC। तो ये एग्जाम्प्ट है पूरा 36,000 इस केस में, यहां तो ऑप्ट कर रहा है। इसके बाद है बच्चों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 600 रुपए पर मंथ 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो 600 इंटू 12 इंटू 3 21,600। अगेन एग्जाम्प्ट तभी होगा 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड जब ये 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करेगा। लेस एग्जाम्प्ट ओनली व्हेन he is not opting
सेक्शन 115 BAC, ये बच्चों 100 रुपए पर मंथ और 2 बच्चों के लिए 2400, ये पहले केस में सिर्फ, दूसरे में तो पूरा, क्योंकि वो ऑप्ट कर रहा है। अब इसके अलावा अंतर सिर्फ जब स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगी तब आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रेंट फ्री अकोमोडेशन। पहले इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसमें फर्नीचर फैसिलिटी अलग से ऐड कर देंगे। अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या क्या ऐड होगा, मैंने कहा देखो, सबसे पहले बेसिक सैलरी, डीए इफ, बोनस, ये नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अलाउंस यहां तो कुछ है नहीं, इनमें है तो ये 36,000। इसके अलावा ये, समझ गए, मतलब हमने किसको ऐड नहीं किया, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, और हमने पढ़ा था नीचे मेडिकल अलाउंस दे रखा है, उसको भी लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका नोट बना देते हैं और उसमें पहले प्रॉपर लिख देते हैं, फिर यहां कर देंगे। इसके बाद फर्नीचर फैसिलिटी, फिर मेडिकल अलाउंस। बच्चों आप चाहो तो मेडिकल अलाउंस को पहले भी लिख सकते हो, 1500 पर मंथ है, 18,000। मैं RFA का अभी लिखता हूं और यहां लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ फर्नीचर फैसिलिटी। वो कॉमन सी चीज है कि जो फर्नीचर की कॉस्ट है उसका 10%, और 6 महीने दे रखे हैं तो 6 मंथ्स हो जाएगा। 2 लाख रुपीज बच्चों, 10% और 6/12, तो ये 10,000। इसके अलावा जो इसके एम्प्लॉयर ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मतलब मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम, ये एग्जाम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज एग्जाम्प्ट। ये हमने मेडिकल फैसिलिटी में पढ़ा है। बस अब आपका काम है इसका टोटल करना, दैट इज कॉल्ड ग्रोस सैलरी। अभी मैं RFA का लिख दूंगा बच्चों नोट के अकॉर्डिंग, और उसके जस्ट आगे इसमें से लेस करेंगे हम लोग रिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सिर्फ एक ही है 1A, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, वो भी पहले केस में मिलेगी जब वो ऑप्ट नहीं कर रहा, दूसरे में नहीं मिल सकती। बस इसको घटाकर इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो बच्चों ये हम नोट बना देंगे, हम यहां लिखेंगे सैलरी फॉर RFA। हमें जो नॉर्मल मीनिंग है वो लिखना है, बेसिक सैलरी, डीए इफ हमारा है, बोनस, कमीशन, कमीशन क्वेश्चन में नहीं है तो बात खत्म, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अदर अलाउंसेस, और जो भी अलाउंसेस हैं उनका टैक्सेबल अमाउंट। इसके अलावा 2 और चीजें हैं वो लिख ही देते हैं, तो फिर कर देंगे अनकम्यूटेड पेंशन और लीव सैलरी इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। एक बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस 1, केस 2, पहले बच्चों जहां पर मैं बात करना चाहता हूं, जैसे केस 1 है, मेरे से कोई पूछे सैलरी, तो मैं कहूंगा जो कॉमन है पहले तो वही लिख लेते हैं, बेसिक सैलरी, क्योंकि वही सेम केस 2 में आना है। तो बेसिक सैलरी है हमारी 10,26,000। सेकेंड नंबर पे है बच्चों डीए इफ, जो कि है 4,10,400, बोनस 87,000। ट्रेवलिंग अलाउंस बच्चों एग्जाम्प्ट है दोनों केसेस में, यहां रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ 19,200, यहाँ पर 21,600, यहाँ दो अलग थे। इसके बाद अगर देखें तो मेडिकल अलाउंस 18,000। बस ये अब आपका सैलरी का मीनिंग हो गया। 15,60,600, 15,99,000। RFA बच्चों इसी का हम 15% कर देते हैं, यहां पर करके दिखा देंगे। 15% ऑफ 15,60,600, 15% ऑफ
15,99,000। ये बच्चों 2,39,850 और 2,34,000 ये 90। बस अब हमने ये बच्चों टोटल किया। जब 115 बीएसई ऑप्ट नहीं कर रहा 18,48,418 और जब ऑप्ट कर रहा है 18,92,578 और ये 50,000 लेस करते हैं तो 17,98,418 और यहाँ 18,92,578। ये बच्चों हमारा सैलरी का क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है ए पार्ट, जैसा एक्सपेक्टेड होता है। ये हमारा टीडीएस का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, 3 पॉइंट बना रखे हैं। एक बार डिस्कस करते हैं एक एक करके। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। फर्स्ट केस बच्चों, S and Company Limited paid 25,000 to one of its director as sitting fees on 2nd फरवरी 2022। अब बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ पर डायरेक्टर फीस है 194J का मैटर है। वैसे 194J में लिमिट है, टेक्निकल, प्रोफेशनल, रॉयल्टी, मतलब जो भी हम पेमेंट करते हैं हर एक कैटेगरी के केस में 30,000 की, लेकिन डायरेक्टर के केस में नहीं है लिमिट और रेट है बच्चों 10%। तो अभी हम लिख देंगे कि 2,500 रुपीज टीडीएस कटेगा। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। Rupees 2,20,000 paid to Mr. Mohan, a resident individual, on 28th Feb 2022 by the state of Haryana on compulsory acquisition of his urban land. Agricultural land नहीं है बच्चों, नहीं तो अप्लाई नहीं होता सेक्शन 194 LA। अभी भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा नहीं, 2,20,000 है और थ्रेशोल्ड लिमिट है बच्चों 2,50,000। तो अब एक बार बच्चों हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन थर्ड पार्ट ए, इसके अंदर बच्चों 3 केसेस हैं। तो पहले फर्स्ट केस, एस एंड कंपनी लिमिटेड हैज पेड ₹25,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एज सिटिंग फीस on 2nd 2022। तो हम कहेंगे हेयर एस एंड कंपनी इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 25,000 equal to 2,500 because the benefit of threshold limit of ₹30,000 is not applicable in case of fees to directors। जब डायरेक्टर को फीस करते हैं तो उस केस में ये थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होती। सेकंड है बच्चों 194 LA का, तो हम लिखेंगे हियर स्टेट ऑफ हरियाणा हैज पेड ₹2,20,000 compensation on compulsory acquisition of land of Mr. Mohan on 28th Feb 2022, but TDS shall not be deducted under section 194 LA because amount of compensation is less than threshold limit of ₹2,50,000। थर्ड केस है बच्चों, मिस्टर पुरुषोत्तम,
A resident Indian dealing in hardware goods has a turnover of 12 करोड़, बच्चों more than 10 करोड़ हो गई। In the previous year 2021, क्योंकि ये 194 क्यू सेक्शन का है, he purchased goods from Mr. Agarwal, a resident seller, regularly in the course of his business. The aggregate purchase made during the previous year 21-22 on following dates is 80 लाख which are as under। तो 10 जून को पहले 25 लाख है बच्चों, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद 27 लाख, तो 25 लाख पे तो नहीं कटेगा, 2 लाख के ऊपर कटेगा बच्चों एट द रेट ऑफ 0.1%। इसके बाद अगर हम बात करें 12 अक्टूबर को 28 लाख कटेगा बच्चों एट द रेट ऑफ 0.1%। अब आगे क्या कहता है, he credited Mr. Agarwal account in the books of account on the same date and made the payment on। पेमेंट बाद में किया है, क्रेडिट सेम डेट को किया है, तो इन्हीं सेम डेट को टीडीएस कटना है, 10 जून को नहीं, 20 अगस्त को 2 लाख का 1.1% और 12 अक्टूबर को 28 लाख का 0.1%। तो ये 80 लाख इसने पे एक साथ किए थे। मिस्टर अग्रवाल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 20 करोड़। इसका कोई यूज नहीं है बच्चों, टीसीएस लगता अगर टीडीएस ना होता तो बच्चों इसको लिख देते हैं, हियर बायर इज स्पेसिफाइड बायर एंड हिज टोटल परचेज from resident seller is more than rupees 50 lakh during the previous year. So, buyer is liable to deduct tax at source under section 194Q in the following manner. On 10th June 2021, no TDS because amount is less than rupees 50 lakh। 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे कटना है। On 20th August 2021, 0.1% of 2 lakh, that is amount exceeding rupees 50 lakh। तो ये बच्चों अमाउंट बन रहा है 200 रुपीज। और उसके बाद ऑन 12 अक्टूबर 2021, 0.1% ऑफ 28 लाख, ये बन रहा है 2800। तो अगर हम टोटल कर दें तो टोटल 3000, ये टोटल टीडीएस का अमाउंट हो गया। ये बच्चों डेट है 20 अगस्त 2021, वो गलती से 28/2 लिखा गया, तो 20 अगस्त 2021। तो इतना बच्चों आपने इसके अंदर लिखना था। अब ये बच्चों थर्ड का बी जो है वो हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का है। ये आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, लेकिन कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्राकर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। जैसे जैसे हेड लिखेंगे ना साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन सा कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। सबसे पहले ये तो इनकम है बच्चों, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 360। अभी देखेंगे कि कोई लॉस इसमें से सेट ऑफ होना है, नहीं तो ये जीटीआई का पार्ट है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स ऑफ ए कंपनी 18,700, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 6,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन हेड से सेटअप हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, लॉन्ग टर्म से भी। तो ये लॉन्ग टर्म से तो सेटअप हो जाएगा, और बाकी का कैरी फॉरवर्ड क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है बच्चों इनकम फ्रॉम रबड़ बिजनेस। नीचे कहते हैं प्लांट्स ग्रोन बाय मिस्टर प्राकर, इसी ने प्लांट ग्रो किए हैं, तो ये कंपोजिट इनकम हो गई जो ये 80,000 है। रबड़ के केस में 65% बच्चों एग्रीकल्चरल इनकम होती है और 35% होती है बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम तो हो गई एग्जेम्प्ट, क्योंकि हमें जीटीआई बतानी है, वो जीटीआई का पार्ट नहीं बनेगी। और बाकी रही 35% 28,000, ये बिजनेस इनकम है। इसके बाद ये कह रहा है लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड
डिसकंटिन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 1920, तो डिसकंटिन्यू हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस का लॉस 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है और उस दौरान वो बिजनेस इनकम से सेटअप हो सकता है। अब ये 70,000 का है, 28,000 तो सेटअप हो जाएगा और बाकी का कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बाद बच्चों आपको 8 साल मिलते हैं, मतलब 20-21, 21-22, तो अब उसके बाद भी अभी 6 ईयर्स है, तो हम तो सिर्फ इतना लिख देंगे कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी 42,000। इसके बाद नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम बेटिंग, डेड लॉस होता है बच्चों। अदर सोर्सेज की बात करें, ये कहीं से सेटअप नहीं होता, इवन कैजुअल इनकम से भी नहीं। और इससे नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लॉटरी नेट 5460। यहां पर बच्चों माइनस या जमशन है, इन्होंने ना यहाँ नेट वर्ड लिख रखा है। नेट का मतलब होता है आफ्टर टीडीएस, लेकिन कैजुअल इनकम में टीडीएस तभी कटता है जब वो ग्रोस में 10,000 से ज्यादा हो, क्योंकि वो उनकी लिमिट है। 5460 194 बी के अकॉर्डिंग 10,000 से अगर ग्रोस में इनकम ज्यादा हो तभी टीडीएस कटता है। तो एक बार तो हम इसका ग्रोस नहीं करेंगे और नीचे लिख देंगे नोट में अल्टरनेटिवली इफ इट इज आफ्टर टीडीएस देन वी विल ग्रोस इट, और 30% पे ग्रोस अप होता है। एक तो जीडीआई अभी हम निकाल कर देंगे जो ये 5460 को ऐड करके होगी, और अल्टरनेटिव में नीचे दूसरा आंसर देंगे, फिर मार्क्स कट ही नहीं सकते क्योंकि आपने दोनों के अकॉर्डिंग आंसर कर दिया। तो एक बार करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो एक एक करके बीच में ही लिखते जाएंगे सारी बातें, तो एक नीचे नोट बनेगा अजम्पशन के लिए, अदरवाइज कुछ भी होता है। तो सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग। अब ये आपकी इनकम कंप्यूटेड है तो सीधा लिख ही दो, कुछ और तो होना नहीं है कि अंदर कुछ करना हो। 3,60,000। सेकंड नंबर पे आए हम, पहले पीजीबीपी आएगा, हाउस होल्डिंग है नहीं। अब हमने यहां लिखा इनकम फ्रॉम रबड़ बिजनेस, जो सिर्फ आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट है उतना ही लिखेंगे। 35% ऑफ 80,000, ये बच्चों 28,000। हम लिख देंगे रिमेनिंग 65% ऑफ 80,000 इज एग्रीकल्चरल इनकम। इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसमें से बच्चों हम लेस कर देंगे लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड, सेट ऑफ अप टू बिजनेस इनकम, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड वाला कहीं और से तो हो नहीं पाएगा। ये बच्चों 28,000। तो आप मेरे से कहेंगे कि बाकी का सर, तो मैं कहूंगा वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम यहां लिखेंगे बैलेंस लॉस ₹42,000 फ्रॉम गारमेंट बिजनेस shall be further carry forward। इसके बाद है नेक्स्ट कैपिटल गेन्स। पहले बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि जो गेन है उसको लिख दो 6,000। इसमें से सेटअप हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, सेटअप ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 6,000। हम लिखेंगे बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ₹12,700 शैल बी कैरी फॉरवर्ड। ये भी हो गया हमारा। ओके बच्चों, इससे आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब यहीं पर नोट की जरूरत है। आप पहले ग्रोसअप करके लिख सकते हो, नीचे अल्टरनेटिव लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। लिखना दोनों से आंसर है, जीटीआई दोनों वे में आए। तो मैंने यहां लिखा लॉस फ्रॉम बैटिंग, साथ में लिख दिया डेड लॉस। इसका कुछ नहीं होना, बस बात खत्म करो। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लॉटरीज। यहां मैंने मान लो इसको ग्रोसअप कर दिया,
तो ये बच्चों 100/70 और यहीं पर नोट लिख दूंगा नीचे। आप चाहें तो नोट यही लिख सकते हैं, अल्टरनेटिवली 5460 कैन बी टैक्सेबल, लेकिन चलो नोट में लिख देंगे। ये बच्चों अमाउंट आ रहा है 7800। बस अब आपका काम है इसका टोटल करना। ये हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ गई और यहाँ नोट आ जाएगा। $3,67,800 नोट में लिखेंगे बच्चों हम अल्टरनेटिवली ओनली 5460 of lottery income can be taxable because it is assumed that TDS was not deducted under section 194B because it is less than threshold limit of ₹10,000 so GTI। तो अब यहां पर जहां आपने 7800 ऐड किया ना, उसकी जगह 5460 ऐड होता तो GTI हो जाएगी 365460। तब ये इनकी GTI हो जाएगी। थर्ड का सी पार्ट है बच्चों रिटर्न ऑफ इनकम का। Mr. A, employed with B Private Limited, residing in Chennai, filed his return of income on 30th July. He has no other income other than salary. He, however, has failed to link his Aadhaar with PAN as on return filing date. सबसे पहले ये पर्सन एम्प्लॉयड है कंपनी में, चेन्नई में रह रहा है, अपनी रिटर्न इसने 30 जुलाई को फाइल की है, इसकी कोई और इनकम नहीं है सैलरी के अलावा, हालांकि इसने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं की। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फॉर लिंकिंग आधार विद पैन। तो हम कहेंगे वो तो 31 मार्च थी विदाउट लेट फीस। फिर इसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर हिम इफ ही हैज लिंक्ड द आधार विद पैन ऑन 31 अगस्त। 31 अगस्त को करा रहा है तो हम कहेंगे 30 जून तक 500 रुपए लेट फीस और 30 जून के बाद 1000 रुपए, तो इसको 1000 रुपए लेट फीस पे करनी पड़ी होंगी। और थर्ड वन, आर देयर एनी एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 139AA जो आधार को लिंक करने की बात कहता है फ्रॉम कोटिंग ऑफ आधार नंबर। तो बच्चों 4 एक्सेप्शन है, अभी लिख देते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कैसे होगा। थर्ड का सी पार्ट बच्चों, उसका फर्स्ट पार्ट आप कहेंगे the last date for linking Aadhaar with PAN without late fee is 31st March 2022। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम कहेंगे इफ ही हैज linked the Aadhaar with PAN after 31st March 2022, then he has to pay late fee of ₹500 up to 30th June, ₹1000 after 30th June. So in present case he has to pay ₹1000 as late fee। और तीसरा केस है कि बच्चों एक्सेप्शंस, तो हम लिख देते हैं। इसने पूछा है कि आर देयर एनी एक्सेप्शन, हम कहेंगे यस द फॉलोइंग पर्सन्स आर कवर्ड इन एक्सेप्शन। पहले नंबर पे आप लिखेंगे फर्स्ट
ए वेरी सीनियर सिटीजन, उसके लिए जरूरी नहीं है जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे बच्चों, एन इंडिविजुअल हु इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर प्रीवियस ईयर में आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हैं, एन इंडिविजुअल हु इज नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। और फोर्थ है बच्चों, एन इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट हो गया। अब इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड अमाउंट लायबल टू टैक्स। ये बच्चों हमारा अदर सोर्सेज से रिलेटेड है, मेनली कैपिटल गेन भी है, मतलब मिक्स क्वेश्चन बना दिया। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन ₹3 लाख रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2022, मतलब 21-22 में हमें इंटरेस्ट मिला है इनहेंस कंपनसेशन पे फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टुवर्ड्स अर्बन लैंड एक्वायर्ड बाय इट। 40% इनहेंस कंपनसेशन इंटरेस्ट पर्टेन टू प्रीवियस ईयर 2021। तो बच्चों हमने अदर सोर्सेज में पढ़ा है सेक्शन 56 में कि अगर हमें इनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो अदर सोर्सेज की इनकम होती है और रिसीव्ड बेसिस पर चार्जेबल होता है। और सेक्शन 57 कहता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50% ऑफ इंटरेस्ट, कोई और खर्चा अलाउड नहीं होगा। मतलब 3 लाख का 50% 150 घटा देंगे तो बाकी 1,50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको सिर्फ इनके ट्रीटमेंट बताने हैं, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट ही कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन फोर्थ ए पार्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन इज चार्जेबल on receipt basis under the head income from other sources। तो ये हमने पहली बात लिखी। अब यहां लिख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको कितना मिला है इंटरेस्ट, ये है बच्चों 3 लाख। इसमें से आप लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, 50% ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन ना याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डिडक्शन याद रखना 50%। तो ये 150। वैसे अदर सोर्सेज में 3 ही तो मेन सेक्शन है, 56 इनकम बताता है, 57 आपको बताता है डिडक्शन, और 58 जो अलाउड नहीं है। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। सेकेंड पार्ट बच्चों, नारायणन ट्रांसफर्ड 1000 शेयर्स ऑफ BS लिमिटेड टू AB प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1/6/2021 फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख when the fair market value of the same as on transaction date was 3 लाख। तो अगर आप कम अमाउंट में दे रहे हैं, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होते हैं, जिसको दिए हैं AB प्राइवेट लिमिटेड, उसके हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है और उसको कितने में मिले हैं 2 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा हो गया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। अब इसके बाद द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फॉर नारायणन वाज 275। The transfer was affected of market on which security transaction tax was not paid. BS Limited is closely held। closely held का मतलब होता है बच्चों प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और अनलिस्टेड शेयर है। अनकोटेड शेयर्स के केस में बच्चों 50C अप्लाई हो जाता है, जो ये कहता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को ही माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब 3 लाख। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 275, इसको घटाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा बच्चों 25,000। तो एक बार दोनों के हैंड में कर देते हैं, नारायणन के हैंड में भी और AB प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में भी, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड अमाउंट लायबल टू टैक्स। तो ये नहीं बताया कि किसके हैंड में, तो हम दोनों के केस में कर देंगे यहां, इन द हैंड्स ऑफ नारायणन। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अनकोटेड शेयर्स हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, यहां लिखना है, लिख दो अनकोटेड शेयर्स अंडर सेक्शन 50C। तो ये बच्चों फेयर मार्केट वैल्यू,
जो कि है 3 लाख। और देखो ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है, तो घटा दो 275। तो ये जो 25,000 रुपीज है, ये हमारे पास आ गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसके जस्ट आगे अगर हम बात करें, जो एबी प्राइवेट लिमिटेड है, इन द हैंड्स ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड 2 लाख रुपए में उनको बेचे हैं, और जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है। तो हम यहां लिखेंगे गिफ्ट ऑफ शेयर्स फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब यहां पर अगर हम देखें तो 3 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है, और इसको दिए हैं 2 लाख में, तो 1 लाख रुपए टैक्सेबल। ये बच्चों हमारा बी पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड वन, मतलब इसी के अंदर, मिस्टर ए रिसीव्ड 5 लाख ऑन 1 मार्च 2022 फ्रॉम श्री पुष्पक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर मीटिंग हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले आप याद रख लो कि किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट से आपको कुछ अमाउंट मिलता है तो वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। वहां क्लियरली लिख रखा है, रिलेटिव से, मैरिज के ओकेजन पे, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर गिफ्ट मिलता है, रिलीजियस ट्रस्ट से मिलता है, तो एग्जेम्प्ट। द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो हम लिखते हैं गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट। ये एग्जाम्प्ट होता है, बस इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। ये बच्चों ए पार्ट हो गया जो 6 मार्क्स का था हमारा। अब इसके बाद बी पार्ट 4 मार्क्स का है। मिस प्रिया एज 61 ईयर हैज टोटल इनकम 7,50,000 इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड हैज पेड एडवांस टैक्स ऑफ 10,000 on 13 December 2021. She has filed her return of income on 15 June 2022. तो रिटर्न टाइमली भरा है क्योंकि 31 जुलाई होती है बच्चों लास्ट। प्रीवियस ईयर 21-22 है ना, तो असेसमेंट ईयर की। कैलकुलेट द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अभी निकालते हैं कि इसका 7.5 लाख की इनकम पे कितना टैक्स बनेगा। इंटरेस्ट देयर ऑन अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C इफ एनी बाय मिस प्रिया। एक बार इसकी फिर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले टैक्स निकालते हैं। तो बच्चों फोर्थ का बी पार्ट, इसकी टोटल इनकम है 750। सबसे पहले हमारा काम है इसका टैक्स पेएबल कंप्यूट करना। उसके बाद फिर इंटरेस्ट पूछा है, तो हमने यहां लिखा टैक्स पेएबल। इसकी एज 61 ईयर है, तो अप टू ₹3 लाख नील, कोई स्पेशल इनकम नहीं है बच्चों। नेक्स्ट ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 10,000। नेक्स्ट ₹2,50,000 एट द रेट ऑफ 20%, 50,000। 60,000 आ गया ये अमाउंट। कोई रिबेट तो बनती नहीं क्योंकि इनकम 5 लाख से ऊपर है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 2,400। तो इसका टैक्स पेबल बनता है बच्चों 62,400, और इसने ऑलरेडी पे किया है 10,000। बाकी का इसने ना रिटर्न भरती बार पे किया है, रिटर्न इसने टाइमली भर दी है, इसलिए इसके ऊपर 234A का इंटरेस्ट तो बनेगा नहीं, वो अभी लिख देंगे। तो हम यहां लिखेंगे टैक्स पेड ऑन 30 दिसंबर, मतलब उसी प्रीवियस ईयर में। इवन एडवांस टैक्स लिखा हुआ है बाहर, क्योंकि वो तो ईयर के अंदर ही पे करोगे तो एडवांस टैक्स। 13 दिसंबर तक पे किया था 10,000, और जो बैलेंस टैक्स है वो रिटर्न के साथ पे किया होता है। तो बैलेंस टैक्स पेड ऑन 15 जून 2022, 52,400। अब आपको ये तो बता दिया आपने कि क्या क्या हुआ है। अब इसके बाद आपको बताना है कि इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट, सबसे पहले अंडर सेक्शन 234A। यहां आप लिखेंगे इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज
she has paid tax on 15 June 2022 before 31st जुलाई। वो तो 31 जुलाई के बाद एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए 234 ए के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बनाएंगे। अब आ जाते हैं 234 बी के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो इसने जो अपना टैक्स है वो सिर्फ 10,000 पे किया है 21-22 में, जो आपका प्रीवियस ईयर है, और इसका टैक्स बनता था 62,400, तो 52,400। कितना टाइम लेट है आप कहेंगे? अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का आधा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, तो मतलब 3 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। किस सेक्शन के अंदर? अंडर सेक्शन 234 बी। तो हम कहेंगे इंटरेस्ट विल बी चार्ज on 52,400 at the rate of 1% for 3 months। 3 मंथ्स आप बता देंगे, अप्रैल टू जून। ये बच्चों हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारा अमाउंट आ रहा है 1572। अब आ जाओ लास्ट 234 सी। यहां पर बच्चों 4 किस्तों में, यहां पर बच्चों 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो उसके अंदर इंटरेस्ट लगता है। दैट इज ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। तो हम यहां लिख देते हैं ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स, जिस दिनों में एडवांस टैक्स देना था, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अब अगर हम यहां बात करें इंटरेस्ट की, तो जो इसका अमाउंट इसने कम पे कर रखा है, इसकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी थी? विच इज नॉट पेड, जो इसने नहीं पे किया उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ना। यहां पर बच्चों 15% ऑफ 62,400 जो टोटल टैक्स है 9360, पर पे तो कुछ किया ही नहीं है, तो 9360। अब मेरे से कोई पूछे इंटरेस्ट, मैं कहूंगा 15 जून से 15 सितंबर तक का गवर्नमेंट चार्ज करेगी। और इसमें ना गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि जैसे ये 9360 है बच्चों, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 100 के मल्टीपल में इसको ला देती है ताकि आसान हो, राउंड ऑफ कर देती है। और गवर्नमेंट अपना घाटा कर रही है। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि ये 50 से ऊपर होगा तो नेक्स्ट फिगर, गवर्नमेंट कहती है इग्नोर ही करो, आप 9400 के ऊपर कैलकुलेट करो 1% से और 3 मंथ्स का। तो ये बच्चों मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 9400 बोल रहा हूं, नहीं होगा फिर लिख रहा हूं। ये बच्चों 9300 के ऊपर कैलकुलेट होगा 1% से 3 मंथ्स का, तो ये अमाउंट आ गया 279। पर वाले में 100 का मल्टीपल था ना, ठीक है। सेकंड केस में बच्चों 45% 62,400 का, ये बना 28080। टैक्स अभी भी पे नहीं किया, वो 13 दिसंबर को पे किया है, मतलब 15 दिसंबर से पहले, तो 28080। अब इसके केस में 28,000 के ऊपर लगेगा बच्चों, 1% 3 मंथ्स। तो ये मैं कर रहा हूं 840। इसके बाद 75% ऑफ 62,400, ये अमाउंट आ रहा है 46,800, लेकिन 13 दिसंबर को इसने 10,000 तो दे दिए थे, तो 36,800। अब जो 36,800 है इसके ऊपर लगेगा बच्चों 1% से 3 मंथ्स का, जो कि आ रहा है 1104। और उसके बाद यहाँ पर 100% ऑफ 62,400, 62,400। अभी भी इसने 10,000 ही पे कर रखा है, बाकी तो इसने रिटर्न भरती बार पे किया है। तो ये जो 52,400 है ना बच्चों, इसके ऊपर 1% से 1 मंथ 524। अब एक बार टोटल कर देते हैं, ये आंसर था।
2747। बस बच्चों ये था क्वेश्चन ये वाला। एक ही पार्ट रह गया, सी उसके और दे रखा था तो दो बनाकर दे रखे हैं 4 मार्क्स के, बस ये कर देते हैं, उसके साथ ही ओवर हो जाएगा। और फोर्थ का सी है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट, जो हमारा पहला चैप्टर होता है। एक बार पढ़ते हैं कैसे लिखा है। मिस्टर एक्स ए रेजिडेंट एज 56 ईयर टिल रिसेंटली वाज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली। मतलब अभी तक 56 साल का है, इसका बिजनेस सही चल रहा था, रिटर्न रेगुलरली भर रहा था प्रमोटली इवन सिंस ही ऑब्टेन पैन कार्ड। ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक period, his business suffered severely and he incurred huge losses. He was not able to continue his business. Finally, on 1st January 2022, मतलब 21-22 में, 1 जनवरी को, he decided to wind up his business, which he also promptly intimated to the jurisdictional assessing officer about the closure of his business. उसने information दे दी ये वाली। The assessing officer sent him a notice to tax the income of assessment year 22-23 during assessment year 21-22 itself। असेसिंग ऑफिसर ने उसको नोटिस भेजा कि जो अभी तक तेरा टैक्स बनता है ना, जो वैसे तो 22-23 में तेरे को देना था, वो 21-22 में ही पे कर। Does the assessing officer have the power to do so? बच्चों होती है उसके पास पावर। इसके अलावा और कौन कौन से केसेस हैं जिसमें असेसिंग ऑफिसर इस तरह से प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स ले सकता है? आर देयर एनी एक्सेप्शन टू द जनरल रूल? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस। बच्चों 5 टोटल एक्सेप्शन है, जिसमें एक तो यही हो गया कि आपका बिजनेस ईयर के दौरान ही बंद हुआ है, और 4 और है। तो एक बार लिखते हैं इनको कैसे अटेम्प्ट करना था। तो ये बच्चों फोर्थ का सी और वाला पार्ट इसके बाद करेंगे। पहले हम लिखेंगे क्या, यस असेसिंग ऑफिसर एट हिज डिस्क्रिप्शन, उसकी मर्जी है, सेंट ए नोटिस ऑफ टैक्स, क्योंकि उसने पूछा है कि क्या वो भेज सकता है, उसके पास पावर है, बिल्कुल है, टू असेसी हु हैज डिसकंटिन्यूड बिजनेस। जिस असेसी का ना बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये बच्चों पहले नंबर पे लिख दिया। अब उसने पूछा है कि क्या और भी एक्सेप्शन है जब प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा? आप कहेंगे हाँ, अदर एक्सेप्शन। सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, ये एक तो हो गया आपका, इसके अलावा 4 और पॉइंट है। तो अदर एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट, मतलब वैसे सेकंड, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। बस डिटेल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट लिखाना आप, फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगर आपने लिखना हो तो इनके केस में इनकी जो ग्रोस रिसीट्स है उसका 7.5% इनकम मान लिया जाता है, और उसमें जो टैक्स है इनको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है। थर्ड है बच्चों इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, जहां असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये पर्सन वापसी नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको आप टेम्परेली बनाते हो। फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, और वो पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस प्रीवियस ईयर में खत्म हो गया, तो असेसिंग ऑफिसर आपसे टैक्स की डिमांड कर सकता है सेम प्रीवियस ईयर में। और इससे नेक्स्ट, पर्सन लाइकली टू अवॉइड टैक्स बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के नाम पर इसलिए की है कि टैक्स बच जाए, और ये पता लग जाता है, तो उससे उस टाइम तक का टैक्स जब पता लगा है
सेम टाइम पे डिमांड किया जा सकता है। और इसके बच्चों और में है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द following transaction, compute the total income of Mr. Raman and his wife Savita for the assessment year 22-23। तो अब बच्चों ये ना क्लबिंग का क्वेश्चन है, टोटल इनकम बतानी है दोनों की, रमन की उसकी वाइफ की, तो दो कॉलम बना देंगे, एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, मिस्टर रमन हैड ए एफडी 5 लाख इन द बैंक। He instructed the bank to credit the interest on deposit at the rate of 6% from 1/4/2021। मतलब प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट के ऊपर आएगा, वो उसके ब्रदर के सन की एजुकेशन के लिए ब्रदर के सन के नाम पर क्रेडिट हो जाए। तो गवर्नमेंट कहेगी सेक्शन 60, एसेट को ट्रांसफर किए बिना अगर आप इनकम को ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी क्लब इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। अब 5 लाख का 6% 30,000, समझ गए ना। एफडी का इंटरेस्ट है इसलिए 80 की रिडक्शन भी नहीं मिलेगी। अब ये किसके नाम पर हो गया? मिस्टर रमन के नाम पर, क्योंकि यही ट्रांसफरर है। इसके बाद सेकंड, सविता इज ए बीकॉम ग्रेजुएट वर्किंग इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एज एन अकाउंटेंट। अब क्योंकि ये बीकॉम ग्रेजुएट है तो डिग्री मानी जाएगी इसके पास। अब विद ए मंथली सैलरी ऑफ 25,000 रमन होल्ड 30% इक्विटी शेयर्स ऑफ द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो लिखता ना कि उसके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्लब होती। अगर वो अपनी स्किल टैलेंट से इनकम कमा रही है, जैसे यहाँ पर वो एटलीस्ट बीकॉम ग्रेजुएट है, तो उस केस में अकाउंटेंट के तौर पर जॉब कर रही है तो उसको इनकम जो मिल रही है वो उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी। अब 25,000 इंटू 12, आप अल्टरनेट लिख सकते हो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि वो एक डिग्री मानी जाती है। लेकिन बच्चों डीयू से ऐसा सीसी से जो बच्चे करते हैं बीकॉम, तो एक तरह से वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। अगर उसके बाद वो कहीं जॉब करते हैं तो ये थोड़ा कहा जा सकता है कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अगर हम 25,000 इंटू 12 करें तो 3 लाख और 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी हेड का मैटर है ना, और किसके लिए टैक्सेबल होगा? सविता के लिए। इससे नेक्स्ट, रमन स्टार्टेड प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/4/2020 विद ए कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो 1/4/20 की पहले बात कर रहा है। इसको लॉस हुआ 2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो 10 लाख में से 2 लाख गए तो कैपिटल रहेगी 8 लाख। To overcome the financial position, Savita gifted a sum of 4 lakh to him on 1/4/2021। अब इसकी वाइफ ने 4 लाख गिफ्ट दिए हैं उसके बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उसके लिए, विच वाज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मतलब 1/4 को ही इन्वेस्ट कर दिए। बाय मिस्टर रमन ही अर्नड ए प्रॉफिट 3 लाख। तो 3 लाख का प्रपोर्शनेट अमाउंट क्लब होगा कैसे? 3 लाख अपॉन टोटल कैपिटल इनटू अमाउंट गिवन बाय हिज स्पाउस। तो वो 4 लाख डिवाइड में 12 लाख करेंगे तो 1 लाख सविता के नाम पर और 2 लाख रमन के नाम पर। साजन यंगर सन ऑफ रमन एज 17 ईयर वोन इन ए डिबेट कंपटीशन ड्यूरिंग द एनुअल कंपटीशन हेल्ड एट हिज स्कूल एंड रिसीव्ड ए कैश सब्सिडी ऑफ 10,000। अब सबसे पहली चीज समझो, उसने अपनी मेहनत से ये इनकम कमाई है, भले ही वो माइनर है, क्लब नहीं होगी। इसके बाद कहता है ही आल्सो अर्न इंटरेस्ट 7,000 ऑन बैलेंस मेंटेन इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट क्लब होगा जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी, लेकिन याद क्या रखना है कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर 80 की रिडक्शन मिलती है, तो 10,000 तक, तो ये 7,000 रुपए की बाद में रिडक्शन मिल जाएगी। अभी सबसे पहले मैं देख रहा हूं तो रमन की इनकम 2 लाख प्लस 30, 2,30,000 है, और जो सविता है उसकी इनकम बन रही है 2,50,000 प्लस 1 लाख, 3,50,000। तो ये जो इनकम है 7,000 रुपए ये क्लब हो जाएगी, लेकिन याद रखना 1,500 रुपए की एग्जम्पशन देंगे 1032 की, क्योंकि माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो रही है। 5,500 ऐड होंगे और सेम अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही इनकम टैक्स का पोर्शन ओवर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा जीएसटी का कंप्लीट सोल्यूशन। हमें बच्चों इसकी टोटल इनकम निकालनी है और लगा दिया है हमने, फोर्थ का सी है हमारा ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये मिस्टर रमन और ये मिसेस सविता, 1 बाय 1। पहला पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी ट्रांसफर्ड टू
सेविंग अकाउंट ऑफ हिज ब्रदर्स सन। तो हम यहां लिखेंगे क्लब्ड अंडर सेक्शन 60 बिकॉज इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इनकम। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये अमाउंट है 30,000, मिस्टर रमन ने क्लब कर दिया। अब सेकंड पॉइंट है सविता को जो सैलरी मिली है, तो हम यहां लिखेंगे सैलरी फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ग्रोस सैलरी है बच्चों 25,000 पर मंथ, 3 लाख। डिडक्शन स्टैंडर्ड सेक्शन 16(1)(a). $50,000 ये घटा दिया हम, तो 2,50,000। साथ में लिखना है, लिख दो, वैसे तो क्लियरली पता है। शी हैज बीकॉम डिग्री फॉर वर्किंग एज अकाउंटेंट। और अगर अल्टरनेट लिखना है तो नीचे नोट में लिख देना। इससे नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ये कैसे क्लब होगा वो सब है ना। ऑफ रमन इनकम है बच्चों 3 लाख रुपए। हम यहां लिखेंगे क्लब्ड अंडर सेक्शन 64। हालांकि सबसेक्शन भी पता है 14, लेकिन जरूरत नहीं है, 64 लिख दिया बहुत है। इनकम है 3 लाख अपॉन में टोटल कैपिटल जो कि 12 लाख है, इंटू उसकी वाइफ ने जो दिए हैं 4 लाख इन द इनकम ऑफ सविता। तो ये अमाउंट आ रहा है बच्चों 1 लाख रुपए। ये घटा देंगे तो 2 लाख और सविता के हेड में 1 लाख। अब लास्ट हो गया जो यंगर सन की इनकम आ रही है और सविता की इनकम ज्यादा है, तो हमने यहां लिखा इनकम ऑफ माइनर सन फ्रॉम डिबेट कंपटीशन नोट टू बी क्लब। दूसरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। ये है बच्चों 7,000 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032 1500। यहां पर हमने लिखा 5500। नीचे लिख देंगे बच्चों बिकॉज क्लब जो हुई है वो सविता के नाम पर क्यों हुई है। सविता अदर इनकम बिफोर क्लबिंग इज ग्रेटर देन रमन। ये प्रॉपर अटेम्प्ट हो रहा है बच्चों, जैसे एग्जाम में करना था हमें। और अब इसके बाद आप इसका टोटल करो, क्योंकि टोटल इनकम पूछी है। GTI 2,30,000 3,55,500 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन और तो कोई है नहीं 80TTA ये 5,500 रुपए। तो ये टोटल इनकम आ गई दोनों की। और इसके साथ ही हमारा 4th क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन 1 असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, एक बार पढ़ते हैं। डॉक्टर रोहन 82 ईयर्स ओल्ड रेजिडेंट सर्जन। 82 ईयर्स का मतलब वेरी सीनियर सिटीजन। हैविंग हिज नर्सिंग होम इन मुंबई
gives the following particular for the year ended on 31st March 2022। सबसे पहले ओपनिंग कैश का बैलेंस है, इसका हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि जब कभी भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है, हमें प्रोफेशन की इनकम निकालनी होती है, तो रिसीट साइड में से हमने लेना होता है अलाउड प्रोफेशनल रिसीट्स और उसमें से घटानी होती हैं अलाउड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले है फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल्स, नेट दे रखा है बच्चों, तो इसको हमें ग्रोस करना है, ये इसके प्रोफेशन की ही इनकम है तो हम पी यूज कर लेते हैं। सिमिलरली फीस फॉर मार्च 2021 रिसीव्ड इन अप्रैल 2021, हमें चेकआउट करना होता है, इवन हम पहले अब सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में कह रहा है फर्स्ट वन, ही कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस, क्योंकि वो अपनी बुक्स कैश बेसिस पर मेंटेन कर रहा है, तो अगर उसको कोई पुरानी रिसिट्स मिलती है प्रीवियस ईयर में तो प्रीवियस ईयर में ही चार्जेबल होगी, और सिमिलरली आगे की कोई रिसिट्स मिलती है तो वो भी चार्जेबल होगी, जबकि आउटस्टैंडिंग को इसमें कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, अक्रूड को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एसएससी फॉलो कर रहा है कैश बेसिस and has not opted for the provision of section 44 ADA। 44 ADA क्या कहता है, presumptive basis पर इनकम, वो ऑप्ट नहीं कर रहा, तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जा रहे हैं। और presumptive basis कहता है कि अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हो 44 ADA के अकॉर्डिंग जो आपकी ग्रोस रिसिट्स है उसका 50% आपकी इनकम मान लिया जाएगा। सेकेंड वन, सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू हिज सिस्टर हु इज ए क्वालिफाइड नर्स। यहां तक तो है कि अलाउड है क्योंकि वो क्वालिफाइड नर्स है, लेकिन उसके बाद कहता है पेड इन कैश, तो सेक्शन 40A3 10,000 से ज्यादा की पेमेंट अगर आप अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा पे करेंगे तो डेट विल बी डिसअलाउड। इसके बाद सी पार्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर इन ए 5-स्टार होटल। अब आपका नर्सिंग होम है, इसके चक्कर में आपको डॉक्टर को डिनर कराना पड़ा तो माना जाएगा ये वहीं का स्टाफ है, अलाउड खर्चा है। अगर कोई खर्चा अलाउड है तो हमें वो लेस करना है, क्योंकि हम रिसीट्स एंड पेमेंट से चल रहे हैं, और कोई खर्चा अगर डिसअलाउड है तो हमें उसको अलाउड नहीं करना, मतलब लेस नहीं करना। ऊपर ना सैलरी के साथ ये पॉइंट हो गया, और एंटरटेनमेंट अलाउंस के साथ, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के साथ सी वाला पॉइंट हो गया। फर्स्ट वाले का तो वैसे कोई सीधा लिंक नहीं है तो हम इसके साथ लिख भी देंगे, जैसे ही हमारे खर्चे तो सैलरी टू स्टाफ के साथ बी पॉइंट है, हमें याद रहेगा, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के साथ सी पॉइंट है। वैसे सैलरी टू स्टाफ अलाउड खर्चा है, आप इसको ए पॉइंट कह सकते हो कि जो मार्च 21 वाली फीस इसको अप्रैल में मिली है, मेरे से कोई पूछे ये टैक्सेबल होगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। इसके जस्ट आगे डी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर टू प्रॉपर्टी इंक्लूड 40,000 फॉर हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब लोन जो ऊपर पे किया होगा इसने, क्योंकि लिख रखा है ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी टोटल 65,000 है। इसमें से कह रहा है कि जो 40,000 रुपीज है ना वो उसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऊपर बता नहीं रखा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें ना रिपेयर के केस में मैक्सिमम लिमिट होती है बच्चों 30,000 रुपीज की। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि ऊपर तो ये 65 दे रखे हैं, नीचे 40 है, बाकी प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो उस केस में जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसका तो आपको रिपेयर का खर्चा या रिपेयर के लिए जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट अलाउड है, तो 40,000 छोड़ देंगे जिसकी नीचे वो कह रहा है कि रेजिडेंशियल के लिए, बाकी 25,000 की आपको इसी प्रोफेशन में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। इसे नेक्स्ट, हिज डॉटर इन लॉ अर्न्ड इनकम ऑफ 60,000 फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट। एक बार पहले देख लेते हैं कि इसकी डॉटर इन लॉ के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है। देखो बच्चों, इसने ना अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट किया है 60,000, और उस गिफ्ट के अमाउंट से उसकी डॉटर इन लॉ ने इनकम कमाई है 10,000 रुपए। हमने यूं पढ़ा है बच्चों कि अगर कोई पर्सन अपनी स्पाउस को या डॉटर इन लॉ को ऐसे ट्रांसफर करता है नाइदर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, कि कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, स्पाउस के केस में नॉर एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो वहां अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो उस एसेट से जो इनकम होगी वो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब हो जाएगी, तो ये 10,000 रुपए क्लब होंगे, अंडर सेक्शन 64 कह सकते हैं आप।
अदर सोर्सेज में हम टैक्सेबल करेंगे। इससे नेक्स्ट है फिक्स एसेट वैल्यूड एज ऑन 1 4 2021 आर एज अंडर नर्सिंग होम इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के ऊपर बच्चों डेप्रिसिएशन का रेट 15%। मेडिकल बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन 10,000, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनुअल पब्लिकेशन है अदर देन एनुअल पब्लिकेशन है। बुक्स के ऊपर रेट है 40%। लैपटॉप के ऊपर बच्चों रेट है 40%। तो मतलब इन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। नेक्स्ट, टेलीविजन परचेज फॉर नर्सिंग होम पर्पस ऑन 21 सितंबर 2021 इज पुट टू यूज ऑन 3 अक्टूबर 2021। इसका मतलब टेलीफोन परचेज ऊपर हमें पेमेंट साइड में मिलेगा। अब परचेज ऑफ टेलीफोन नॉट अलाउड क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा बच्चों। नॉर्मल रेट होता है किसी भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ये चीजें कवर होती हैं 15%। तो इसने बोला है कि पुट टू यूज नर्सिंग होम पर्पस के लिए ही किया था और ये 3 अक्टूबर 2021 को किया है। तो अक्टूबर के टोटल होते हैं बच्चों 31, उसमें से आप ये 2 घटा दो क्योंकि 3 अक्टूबर से है इसके पास, तो 29। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये टोटल 180 डेज बन रहे हैं एग्जैक्ट। तो अगर 180 डेज एग्जैक्ट बनेंगे तो रेट 15% होगा। अगर ये 179 डेज हो जाते तो 7.5% हो जाता। और इसके अलावा ये पीजीबीपी से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। ही हैज डोनेटेड 10,000 टुवर्ड्स पीएम केयर फंड ऑन 15 अगस्त 2021। इसकी रिडक्शन एटीजी की मिलती है 100%। और इससे नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट केस है बच्चों, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एज्यूम दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएसी। और दूसरा है व्हाट विल बी हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। अब दोनों में टोटल इनकम भी निकालनी है, टैक्स पेएबल भी निकालना है, तो हम 2 कॉलम बना लेंगे। इफ ही ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडीए, 44 एडीए आपके बिजनेस और प्रोफेशन के केस में अप्लाई होता है, मतलब 44 एडीए स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में अप्लाई होता है। जैसे ये डॉक्टर है और जो भी इसकी ग्रोस रिसीट्स होगी उसका 50% इसकी इनकम मान ली जाएगी, लेकिन बाकी सारे हेड की इनकम सेम वे में कंप्यूट होगी। जब टैक्स निकल आएगा फिर ये पूछ रहा है विल इट बी मोर बेनिफिशियल फॉर हिम टू अडॉप्ट 44 एडीए। तो आप बताओ कि क्या इसके लिए बेनिफिशियल होगा अगर ये 44 एडीए ऑप्ट कर लेता है। तो हम टैक्स निकालने के बाद बोलेंगे। तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं, 2 कॉलम बना देंगे, केस 1 केस 2, कि जब वो प्रेजम्पटिव बेसिस फॉलो नहीं कर रहा और जब वो प्रेजम्पटिव बेसिस फॉलो कर रहा है। अब बच्चों हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ये बच्चों हमारे 2 कॉलम, केस 1 केस 2। हम बच्चों बेटर यही है कि हेडवाइज चलेंगे। अगर हम देखें तो इसने ना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें दे रखा है उसके अंदर रिसीट्स में कहीं पर भी नहीं बताया कि रेंट कोई रिसीव्ड हो रहा है, क्योंकि इसने क्या क्या दे रखा है, ये फीस आ गई, इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स अदर सोर्सेज की इनकम, फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्रोफेशन, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पेशेंट। बच्चों प्रोफेशन आपको अगर अपने क्लाइंट से, पेशेंट से मिले, मतलब उनके रिलेटिव का मतलब मान लो जो एडमिट है पेशेंट, उसके रिलेटिव ही तो उसकी फीस पे करेंगे तो गिफ्ट मिलेगा, तो हम प्रोफेशन से रिलेटेड कहेंगे। हमने क्वेश्चन किए ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विस, अब ये इसके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। इन जय हिंद आर्ट स्कूल, किसी आर्ट स्कूल में जाता है, पेंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स रिफंड तो इनकम नहीं है, लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये जो 1500 रुपए इंटरेस्ट है ना बच्चों, ये इसकी इनकम हो गई अदर सोर्सेज। तो मतलब हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर हम पेमेंट देखें तो सैलरी टू स्टाफ से रिलेटेड है, ये अलाउड होता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो पॉइंट है वो अलाउड है, तो पूरा अलाउड होगा। यहाँ आपका डेप्रीशिएशन आएगा एट द रेट ऑफ 15%। हमने देख लिया 180 डेज है, वैसे खर्चा डिसअलाउड है। गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर ये अलाउड होगा लेकिन सिर्फ 25,000। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस वैसे अलाउड नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये वेरी सीनियर सिटीजन है तो नो डाउट इसका मेडिकल इंश्योरेंस तो हुआ नहीं होगा, तो 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी 80D में।
डिपॉजिट इन पीपीएफ 80C बच्चों, किसी बच्चे ने लिख रखा है जिसका हमने क्वेश्चन पेपर लिया है, नर्सिंग होम एक्सपेंसेस अलाउड। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोफेशनल फीस पेड फॉर कंसल्टेंसिंग सर्विस अलाउड। परचेस ऑफ फर्नीचर एट होम, ये किसी भी वे में अलाउड नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं अलाउड। क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं करना। तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं, हम हेडवाइज चलेंगे ताकि जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले हमने बात की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि उसने नीचे एडजस्टमेंट में बताया है सिर्फ, तो उसकी एनएवी नील होती है बच्चों। परसेंटेज बेसिस का बाकी किसी और हेड से कोई लेना देना नहीं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। अगर आप मेरे से कहेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो मैंने कहा कि लोन किस लिए लिया था, आपने कहा रिपेयर के लिए, तो मैक्सिमम लिमिट है अलाउड अप टू मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि वो तो 40,000 कह रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30,000 है। तो ये हमारा आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बच्चों बाद में ना लिख लेंगे कि ये सेट ऑफ हो जाएगा, जैसे अभी प्रोफेशन से जो इनकम आएगी उससे, लेकिन वो बाद में लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी उसकी इनकम हमें निकालनी है ना, सीधी नहीं दे रखी। तो हम इसको ए लिख रहे हैं, नीचे ए बी सी जब ऐड कर रहे होंगे तो वही नोट लिख देंगे कि हमने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहाँ से सेट ऑफ किया है। कुल मिलाकर ये हाउस प्रॉपर्टी हेड हो गया। अब इसके बाद आए हम लोग पीजीवीपी हेड में। आपने बच्चों याद ये रखना है कि इसकी ना तो सैलरी इनकम दे रखी है ना कैपिटल गेन, इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम आएगी, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो हमने पहले यहाँ किया अलाउड प्रोफेशनल रिसीट्स, और इसमें से फिर अलाउड प्रोफेशन खर्चे घटा देंगे। तो हमने लिखना स्टार्ट किया। फर्स्ट वन, फीस फ्रॉम विजिट्स टू अदर हॉस्पिटल्स, ये 5,85,000 है। हमने 100/90 किया, तो अमाउंट आ गया बच्चों 6,50,000। और अगर आप मेरे को कहेंगे कि जब परसेंटेज बेसिस है, तो एक बार ना ये ग्रोस रिसीट्स आ जाए इससे रिलेटेड, उसका सीधा 50% ही वहां इनकम हो जाएगी, वहां कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी होती। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, कि जो इसको फीस मिली है फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल। नेक्स्ट है फीस फॉर मार्च 21 रिसीव्ड इन अप्रैल 21, ये टोटल 85,000 है, तो ये लिख देंगे फीस फॉर मार्च 2021 received in April 2021, चाहे वो आईपीडी या ओपीडी किसी की भी हो, क्योंकि ये कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। आप लिख सकते हैं ड्यू टू कैश बेसिस, इसलिए पिछले साल का जो अमाउंट अब मिला है वो अभी क्या हो रहा है, टैक्सेबल, इसी बार की इनकम मान लिया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। हम पता है क्या करेंगे, स्पेस छोड़कर पहले ही अदर सोर्सेज लिख लेंगे कि ताकि हमारा क्वेश्चन साथ साथ हो जाए, और कोई भी एडजस्टमेंट इनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए पहले रिसीट्स कर रहा हूं, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, फिर पेमेंट साइड कंप्लीट कर लेंगे। तो डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स 18,900 नेट है, ग्रोस कर देंगे बच्चों। थर्ड हेड हो गया हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, ये बच्चों अमाउंट है 18,900, 100/90, तो ये 21,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रोफेशन की है 10,25,000। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पेशेंट, प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर पेशेंट के रिलेटिव की बजाय किसी और से मिलती तो हम उसको कर देते अदर सोर्सेज की इनकम मानकर, 50,000 से कम है एग्जाम्प्ट, कि हमारे रिलेटिव नहीं है और अपने रिलेटिव से मिलते तो बात ही होगा। लेकिन आप पेशेंट से रिलेटिव से ले रहे हो या पेशेंट से ले रहे हो, क्लाइंट से ले रहे हो, तो वो आपके प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे। अल्टरनेटिव लिख सकते हो आप कि हम इसको अदर सोर्सेज में करेंगे और वहां एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन बेटर तो यही है कि ये प्रोफेशन से रिलेटेड है। 45,000।
इससे नेक्स्ट है ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विस इन जय हिंद आर्ट स्कूल अदर सोर्सेज 22,500 नेट टैक्स ग्रोस कर देंगे, और इंटरेस्ट जो मिला है इनकम टैक्स रिफंड पे अदर सोर्सेज, ये अमाउंट है 1,500। ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज 22,500 100 अपॉन 90 25,000। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 1,500। ये बच्चों हमारी रिसीट साइड हो गई, और एक तरह से अगर आप इसका टोटल करें तो हमारा जो प्रेजम्पटिव बेसिस है वो तो वैसे ही हो जाएगा, ग्रोस रिसीट्स। ये बच्चों हमारा टोटल आ रहा है 18,05,000, और यहाँ पर प्रेजम्पटिव बेसिस में इनकम इसका 50% होती है, तो हम लिखेंगे प्रेजम्पटिव इनकम इज 50% ऑफ ग्रोस रिसीट्स। So it is 50% of 18,05,000 बच्चों। मैं कर रहा हूं 9,02,500। अब एक बार सारी की सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और फिर लाइन वाइज चलें। ही कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस हो गया हमारा सब, इसमें कुछ है ही नहीं। इससे नेक्स्ट उसने बोला है सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू हिज सिस्टर, तो ये डिसअलाउड, बाकी अलाउड हो जाएगा। 40A3 के अकॉर्डिंग ये डिसअलाउड, क्योंकि कैश में पे किया है। सैलरी टू स्टाफ 350 है, इसमें से 60 हटा दें तो 2,90,000 हमने यहां लिखा लेस अलाउड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। सैलरी टू स्टाफ, तो हम बच्चों यहां पर लिख देंगे कि ये टोटल 350 है, उसमें से हमने 60 लेस कर दिए तो 2,90,000। आपकी मर्जी है बच्चों, खर्चों का आप इनर कॉलम में टोटल करके फिर लेस कर लेना, वो तो हमारी मर्जी रहती है, प्योर और प्योर। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर, बच्चों ये अलाउड होगा, लिख देते हैं ऊपर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हैं एज डी जितने भी हैं, और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, ये भी लेस कर देते हैं 26 और 1,10,000। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 26, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1,10,000। इसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर टू प्रॉपर्टी, 40,000 रुपए रेजिडेंशियल के लिए वो हमारा ऊपर हो गया है, और अगर 40 लेस कर दें आउट ऑफ 65 तो बाकी 25,000 अलाउड हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर टू प्रॉपर्टी 65 में से 40 रेजिडेंशियल के लिए हैं, तो 25 प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी के लिए माने जाएंगे। इसके अलावा है बच्चों इस डॉटर इन लॉ अर्न इनकम 10,000, ये अदर सोर्सेज में क्लब हो जाएगी सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने गिफ्ट किया है वो अमाउंट, उससे उसने इनकम कमाई है, तो इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ क्लब्ड अंडर सेक्शन 64। इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों केसेस में हमें टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, इसलिए दो कॉलम बनाए हैं, जल्दी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिक्स एसेट है, डेप्रीशिएशन लगाना है, हम डेप्रीशिएशन ऊपर ही लेस कर देंगे, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है कि और कोई परचेज की हो। टेलीविजन अलग चीज है, उस पर भी लगेगा हमारा 15% और इनके ऊपर भी, तो हमने लिख दिया। डेप्रीशिएशन ऑन, एक एक करके लिख देते हैं चीजों पे। पहले बच्चों नर्सिंग होम इक्विपमेंट 2,20,000 बच्चों, उसका 15% 33,000। उसके बाद सेकंड नंबर पे है बुक्स 35,000 की, चाहे एनुअल पब्लिकेशन हो या अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। 40% 35,000 का किया हमने 14,000। इसके बाद नेक्स्ट है लैपटॉप 40%,
40,000 का 40% 16,000। इसके बाद इसने टेलीविजन बताया है, ऊपर हमने देखा टेलीविजन, क्योंकि हम साथ साथ एडजस्टमेंट को टिक कर रहे हैं जो जो हमारी होती जा रही है, तो इसकी वैसे रिडक्शन नहीं मिलती। 48,000 का 15% एप्रिसिएशन अलाउड होगा। टेलीविजन 15% ऑफ 48,000, ये बच्चों 7,200। अब इसके बाद अगर मैं देखूं, एडजस्टमेंट रह गई हमारी डोनेशन की, तो इसकी ना 80G की रिडक्शन मिलेगी, तो अभी इसको लिख लेंगे, इसलिए इसको टिक नहीं कर रहा। और हम आ गए खर्चों पे, पेमेंट पे। सैलरी टू स्टाफ हो गया, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए, परचेस ऑफ टेलीविजन पे डेप्रिसिएशन हो गया, गिफ्ट टू डॉटर अलाउड नहीं होगा, ये हो गया हमारा पॉइंट। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस 80D में आएगा, डिपॉजिट इन पीपीएफ 80C में आएगा, नर्सिंग होम एक्सपेंसेस 375 ये लेस करेंगे। और इसके अलावा प्रोफेशन फीस पेड फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, अगले दोनों नहीं अलाउड होने, तो समझो हमारा प्रोफेशन हेड हो गया पीजीबीपी का। ये हमने बच्चों सारी पेमेंट्स का टोटल किया, तो ये हमारा टोटल आ रहा है 10,16,200, और ये हमने लेस कर दिया 18,05,000 में से, तो अमाउंट आ रहा है 7,88,800। डेट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और यहाँ पर तो है ही सही 9,02,500 जो हमारी प्रेजेंटिव बेसिस पर आई। और अदर सोर्सेस क्योंकि सारे हेड हो गए, अब सिर्फ डिडक्शन देनी है, टैक्स कंप्यूट करना है। ये बच्चों टोटल आ रहा है 57,500। अब हम यहाँ लिख देंगे ये सी, ग्रोस टोटल इनकम ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लिख भी देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो 30,000 रुपये, सेट ऑफ फ्रॉम पीजीबीपी इनकम, हमने उसको पीजीबीपी की इनकम में से सेट ऑफ किया है, तो जस्ट हमने तीनों को ऐड किया, तो ये बच्चों हमारा अमाउंट आ रहा है 8,16,300 और यहाँ 930। अब हमें तीन रिडक्शन देनी है, एक 80C की, एक 80D की और एक 80G की, तो हमने यहाँ लिखा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C डिपॉजिट इन पीपीएफ। अमाउंट है बच्चों पीपीएफ में जो इसने डिपॉजिट कराया है 55,000। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D जो इसने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि ये रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है, ₹70,000, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 50,000। तो ये 50,000 रुपये ये आ गए। इसके जस्ट बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू पीएम केयर फंड 10,000 है बच्चों। सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारा हमने कर लिया, अब सिर्फ इसको लेस किया तो हमारी टोटल इनकम आ गई बच्चों, जो कि पहले केस में आ रही है 7,01,300 और दूसरे केस में 8,15,000। अब हमें इसके ऊपर टैक्स निकालना है, ये याद रखते हुए कि ये रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है, 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, तो अप टू ₹5 लाख नील, और 5 से 10 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स का रेट होता है 20%, क्योंकि कोई स्पेशल इनकम तो है नहीं, सीधा लिख देंगे अबोव ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ बच्चों 2,01,300 का 20%, यहाँ 3,15,000 का 20%, तो ये हमारा अमाउंट है 40,260, ये हमारा अमाउंट है 63,000। अब
कोई सरचार्ज तो होगा नहीं, ना ही रिबेट, सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दें। 4% होता है बच्चों, @4%। इसका किया बच्चों 1610 और इसका 2520। अभी हमने टोटल किया, ये ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। आपने नेट निकालनी हो तो जो टीडीएस घटा हुआ है ऑलरेडी उसको लेस कर देंगे। तो ये बच्चों यहाँ आ रहा है 41870 और यहाँ 65520। आप यहीं तक छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो नेट टैक्स पेएबल निकाल सकते हैं कि जो इसका पहले टीडीएस कटा हुआ है गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी। तो टीडीएस किस किस के ऊपर कटा हुआ है, तो टीडीएस ऑन। तो इसने बच्चों हमें 3 चीजें दे रखी हैं जिनके केस में टीडीएस है। पहला, जो इसको फीस मिली है विजिट टू अदर हॉस्पिटल, तो हमने 100/90 करके किया था, 650 आया था, तो 650 का 10% 65,000 लिख भी देते हैं। फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल्स 6,50,000 का बच्चों 10%। दूसरे नंबर पे टीडीएस इसका कटा हुआ है जो डिविडेंड इनकम आई है, ये बच्चों 21,000 हुई थी ग्रोस अप करके, तो उसका 10% 2100। डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो ये आप ऐसे करेंगे 21,000 रुपये इनकम ऊपर हमने लिख रखी है, 10% टीडीएस कटा हुआ है 2100। और तीसरे नंबर पे टीडीएस कटा हुआ था जो ऑनरेडियम मिला था 22,500, तो 100/90 करके 25,000 आया था, मतलब 2500 रुपये कटा हुआ है, तो ऑनरेडियम। बस अब हमने इन तीनों का टोटल करके लेस किया 69,600 दोनों केसेस। तो ये बच्चों टैक्स रिफंड आ रहा है अमाउंट। और एक ही चीज लिखेंगे कि इसको प्रेजम्पटिव बेसिस फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैक्स ज्यादा बन रहा है मतलब रिफंड कम आ रहा है। यहाँ पर 27730 और यहाँ पर 4080 टैक्स रिफंड। और यहाँ हमने लिख दिया प्रेजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44ADA is not beneficial और रोहन। तो ये बच्चों हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो बाय बच्चों।